नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज? कोशिका विज्ञान। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जीव द्रव के बारे में। कल दोस्तों हमने बायोलॉजी का परिचय देखा था। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान यानी कि जीव द्रव। सबसे पहला क्या है दोस्तों? जीव द्रव। देखिए, जीव द्रव का जो नामकरण है वो पुरकेंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकेंजे। ठीक है, पुरकेंजे ने जीव द्रव का नामकरण किया था। कब किया गया था? 1839 में किया गया था, याद रखिएगा। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजे ने किया था 1839 में। ये आपको याद रखिएगा डेट, 1839 में जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकेंजे ने किया था, आपको ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों क्या है? एक तरल गाढ़ा रंगहीन पदार्थ है, पारभासी है, लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। क्या कौन सा दोस्तों? तो जीव द्रव जो है आपका ये कैसा कैसा है? तो तरल गाढ़ा रंगहीन पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। परभासी है दोस्तों, लसलसा है और वजन युक्त पदार्थ है। कौन सा आपका? जीव द्रव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होती है इसी के द्वारा होती है, यानी कि जीव द्रव के द्वारा ही होती है। जो जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं जो होती है वो दोस्तों जीव द्रव के कारण होती है, आपको ध्यान रखिएगा। इसीलिए जीव द्रव इसीलिए जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? तो जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं जीव द्रव को। ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। जीव द्रव को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? देखिए, कोशिका द्रव, एक आपका केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। सबसे दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो जीव द्रव का जो नामकरण किए थे वो पुरकेंजे ने किया था, 1839 में किए थे। यह दोस्तों कैसा पदार्थ है? तो एक तरल गाढ़ा रंगीन पदार्थ है, प्रभासी है, लसलसा है, वजन युक्त पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं होती है वो जीव द्रव के कारण ही होती है, ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव को दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो दो भागों में बांटा गया। एक आपका कोशिका द्रव। देखिए, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या है दोस्तों आपका? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। यह दोस्तों क्या है? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली बीच रहता है। कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जो कोशिका द्रव है आपका, कोशिका जो द्रव है ये किसके किसके बीच रहता है? तो केंद्रक। ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है आपका कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए बात करते हैं केंद्रक द्रव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए, केंद्रक द्रव समझिए। यहाँ पे केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यह जो है दोस्तों यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है आपका कोशिका द्रव। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जीव द्रव का 99% जो भाग है, जीव द्रव का 99% भाग, ठीक है, चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन सा है? तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 76%, याद रखिएगा। 76%। कार्बन दोस्तों कितना परसेंट है? तो 10.5%। हाइड्रोजन दोस्तों 10%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन मात्र 2.5%। कितना? 2.5%। यानी जीव द्रव का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से चार तत्व? ऑक्सीजन हो गया 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव का जो लगभग 80% भाग होता है वो आपका जल होता है। क्या होता है? याद रखिएगा कि जीव द्रव का 80% भाग क्या होता है दोस्तों? आपका जल होता है, याद रखिएगा, वाटर। ठीक है, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिका का जो अनुपात होता है आपका 81:19 होता है। यानी कार्बनिक कितना होता है दोस्तों? 81 होता है। और सॉरी, अकार्बनिक 81 होता है और कार्बनिक आपका 19 होता है। यानी कि जीव द्रव में अकार्बनिक का अनुपात कितना होता है? 81 होता है। और कार्बनिक का अनुपात कितना होता है? आपका 19 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, केंद्रक द्रव दोस्तों क्या है? तो यह जो है कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। सवाल पूछेगा कि केंद्रक द्रव कहाँ रहता है? तो कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव का जो 99% भाग होता है वो चार तत्वों से मिलकर बना होता है। चार तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन दोस्तों कितना परसेंट है? 76%, कार्बन आपका 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है, याद रखिएगा। जीव द्रव का जो लगभग 80% जो भाग होता है वो आपका वो जल का होता है। कैसा होता है? जल का। ठीक है, याद रखिएगा। जीव द्रव में अकार्बनिक जो होता है अनुपात कितना होता है? 81 होता है और कार्बनिक का अनुपात होता है
19, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, समझिएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका यानी कि सेल, समझिएगा। देखिए कोशिका यानी कि सेल दोस्तों, देखिए कोशिका जो है, ठीक है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। सवाल पूछेगा कि कोशिका जो है यानी कि सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सा है दोस्तों आपका? तो आपका कोशिका है यानी कि सेल है, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। एंटोन वॉन लुएनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। तो सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? तो एंटोन वॉन लुएनहॉक ने देखा था, इसका दोस्तों वर्णन किया था, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक है, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है दोस्तों आपका, तो कोशिकाओं का औसत संगठन है दोस्तों, यहाँ पे अवयव है, यहाँ पे क्या है? कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, यानी कि जल दोस्तों कितना परसेंट है आपका? 70 से 90% के बीच में है। प्रोटीन दोस्तों आपका 10 से 15% के बीच में है। कार्बोहाइड्रेट कितना है? 3%। लिपिड 2%। न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों 5 से 7%। आयन कितना परसेंट? 1%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझ गए होंगे कि कोशिका जो क्या है दोस्तों, ये सबसे छोटी है, वो कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 में किए थे, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था 1665 में। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो आपका, वो दोस्तों जीवाणु होता है, जिसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ठीक है, सेप्टिकमा, ठीक है, याद रखिएगा, सेप्टिकमा, या ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है आपका, ये तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे होती है, यानी कि ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, की कोशिका होती है, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, याद रखिएगा। अगर पूछेगा यहाँ पे समझिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था, ठीक है। यानी कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे, कौन किए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। किसने किए थे? स्लाइडेन एवं स्वान ने किए थे, आपको ध्यान रखिएगा। कब किए थे? 1838-39 में किए थे। स्लाइडेन, मेन रूप से ये याद रखिएगा, स्लाइडेन, ठीक है, एवं स्वान ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे 1838-39 में, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसको बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। यद्यपि इनका जो सिद्धांत था यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, यानी कि इनका जो सिद्धांत था यह बताने में असफल रहा, यानी कि बता नहीं पाए। क्या नहीं बता पाए? तो वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। आगे चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए तो स्लाइडेन स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन स्वान ने। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ बिच्चो, ठीक है, रडोल्फ बिच्चो यानी कि 1855 के आसपास, 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। यहाँ सवाल पूछेगा कि किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है? तो रडोल्फ बिच्चो ने किया था। कब किया? 1855 में, ठीक है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। सबसे पहले किसने बताया था? तो रडोल्फ बिच्चो ने बताया था 1855 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्या है? तो सबसे पहला है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, याद रखिएगा। सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है? दूसरा क्या है आपके सामने?
कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक है, सभी जो कोशिकाएं होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है, आपको ध्यान रखिएगा। तीसरा आपके सामने है कि कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है, ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उनमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, यानी कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है दोस्तों उसमें केंद्रक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केंद्रक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। समझ गए कि यहाँ पे कुछ नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे समझना था कि सभी कोशिकाएं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हमें समझिएगा। देखिए कोशिका जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा कि कोशिका दोस्तों कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका आपका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी कोशिका है? सबसे पहला दोस्तों आपका क्या है, तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। दूसरा क्या है दोस्तों, यूकैरियोटिक। दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। पहला देखेंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक के बारे में समझिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखिए इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। दोस्तों क्या होगा, जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहेगा तो क्या नहीं बनेगा, तो क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। ठीक, याद रखिएगा, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, याद रखिएगा। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें विकसित नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। कौन सी कोशिकाएं मिलती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर से समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिस कारण दोस्तों क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। ठीक है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसमें आपका प्रोकैरियोटिक में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणुओं, ठीक है, जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती है। हम दोस्तों कल बताया था कि जीवाणुओं का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। शैवाल का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन कल हम बताए थे साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। देखिएगा कौन सी कोशिका है, तो यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे समझिएगा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए दूसरा आपका क्या था दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक में दोस्तों क्या होता है, दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है दोस्तों आपका यूकैरियोटिक कोशिका में, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, आइए दोस्तों इसमें अंतर हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ दोस्तों विशेषता है और अंगक है। ठीक है, दोस्तों प्रोकैरियोटिक है, ये आपका यूकैरियोटिक है। यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति दोस्तों क्या होता है, तो कोशिका भित्ति में जो प्रोकैरियोटिक होता है ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक में ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक ER यहाँ पे बात कर रहा है, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों, यानी कि नहीं होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है आपका यूकैरियोटिक में, आपको ध्यान रखिएगा। राइबोसोम दोस्तों
जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। तो राइबोसोम दोस्तों 70S प्रकार के होते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। एस मतलब तो क्या होता है दोस्तों, सैकराइड। गोल्जी का है, देखिए गोल्जी का अगर बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, कैमिलियो गोल्जी का, कैमिलियो गैलीलियो, ठीक है, कैमिलो करके है जिन्होंने गोल्जी का खोज किया था। तो गोल्जी का इसमें दोस्तों अनुपस्थित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है आपका यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली में दोस्तों याद रखिए, केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में दोस्तों क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। लगभग दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक में सभी जो है अनुपस्थित ही है, ठीक है, और बाकी दोस्तों यूकैरियोटिक में उपस्थित है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों लाइसोसोम की बात करते हैं, लाइसोसोम को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम दोस्तों क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें उपस्थित होता है दोस्तों आपका किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है आपका लाइसोसोम। समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, ये बस यहाँ पे समझना है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए लाइसोसोम तो कर लिए थे, अब हम लोग दोस्तों करेंगे डीएनए। क्या है दोस्तों, डीएनए, डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए दोस्तों क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक में एक एकल सूत्र के रूप में होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक में, और दूसरा आपका यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कसाभिका, कसाभिका क्या है दोस्तों, तो केवल एक तंतु होता है आपका प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं, ठीक है। केवल एक तंतु होता है प्रोकैरियोटिक में, कुल 11 तंतु होते हैं आपका यूकैरियोटिक में। केंद्रिका दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रिका जो है ये अनुपस्थित होती है, ठीक है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक में दोस्तों क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रियोल दोस्तों याद रखिएगा, सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल जो है ये अनुपस्थित होता है किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। श्वसन, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होता है दोस्तों श्वसन, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है दोस्तों श्वसन, और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में, ये आपको ध्यान रखिएगा। लिंग प्रजनन दोस्तों याद रखिएगा, तो नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, किसमें, लिंग प्रजनन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या होता है, थाइकेलाइड में होता है, ठीक है, थाइलेकाइड में होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों आपका यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका विभाजन दोस्तों तो अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और दोस्तों अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है आपका किसमें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। इसको कुछ इंपॉर्टेंट था पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आइए यहाँ पे देखते हैं कोशिका के मुख्य भाग, ठीक है। देखिए कोशिका के दोस्तों कुछ मुख्य भाग है, उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, ठीक है, कोशिका भित्ति। सबसे पहला क्या है दोस्तों, कोशिका भित्ति, सेल वॉल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देखिए यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, क्या, तो कोशिका भित्ति जो है ये केवल दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है, याद रखिएगा, जो पादप कोशिका भित्ति है ये आपका सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को, ठीक है, निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है दोस्तों आपका कोशिका भित्ति। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोकोलेकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, का बना होता है, याद देखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है आपका दोस्तों क्या, कोशिका भित्ति। वो ध्यान रखिएगा, फिर से देख लेते हैं इसका कोशिका भित्ति बारे में। तो कोशिका भित्ति क्या है दोस्तों, यह केवल पादप कोशिका पाया जाता है कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है आपका कोशिका भित्ति, ठीक है। जीवाणु का कोशिका भित्ति जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है आपका कोशिका भित्ति, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे आपका है कोशिका झिल्ली। देखिए यहाँ पे समझिएगा कोशिका झिल्ली के बारे में, आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे। दूसरा आपका है कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वार
द्वारा घिरे होते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह दोस्तों क्या होता है? अर्ध पारगमय होता है। यह जो है कोशिका झिल्ली क्या है दोस्तों? ये अर्ध पारगमय झिल्ली होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। किसका काम होता है? कोशिका झिल्ली का काम होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का काम ये होता है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यह लिपिड घटक जो है फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। यह जो लिपिड घटक है किसके बने होते हैं? यह लिपिड घटक किसके बने होते हैं? तो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक, ठीक है, अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखिएगा कि कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समझ गए हो दोस्तों? तो फिर से देख लेते हैं इसको, कोशिका झिल्ली को। तो कोशिका झिल्ली को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, यह झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये दोस्तों अर्ध पारगमय झिल्ली होता है दोस्तों आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोस्तों लिपिड की बनी होती है, आपको ध्यान रखिएगा। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नोट है, इसको हम लोग देख लेते हैं नोट को। नोट में क्या कहा गया है? नोट है दोस्तों, देखिए, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में, ठीक है, सिंगर व निकोलसन द्वारा, सिंगर दोस्तों नाम है वैज्ञानिक का, प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किमीर नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण दी सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ठीक है, हम दोस्तों बात करेंगे तारकाय के बारे में। किसके बारे में? तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। अब समझिएगा, सेंट्रोसोम को दोस्तों खोज किसने किया था? तो बोबेरी ने किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, यानी तारकाय की खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तारकाय जो है, तारकाय किसमें पाया जाता है? तो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समसूत्री विभाजन में दोस्तों तारकाय जो है किसका निर्माण करता है? आपका ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो तारकाय के बारे में याद रखना ये है कि इसका दोस्तों खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था। ये केवल दोस्तों जंतु कोशिका में पाया जाता है आपका तारकाय। ठीक है, तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह जो है ध्रुव का निर्माण करता है आपका तारकाय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अंतद्रव्यी जालिका। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अंतद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े, ठीक है, थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतद्रवित जालिका कहते हैं। ठीक है, अंतद्रव्यी जालिका किसे कहते हैं? तो अंतद्रव्यी जालिका उसे कहते हैं यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो अंतद्रव्यी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम जो है वो अंतद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों राइबोसोम क्या होता है? तो अंतद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतद्रव्यी जालिका के सतह पर, ठीक है, यह राइबोसोम मिलते हैं उसे दोस्तों खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे दोस्तों? तो अंतद्रव्यी जालिका के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या होता है? ये कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतद्रव्यी जालिका कहते हैं। या दोस्तों राइबोसोम अंतद्रव्यी जालिका के बाहरी चिपकी रहते हैं। ठीक है, जिस अंतद्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं
उसे दोस्तों क्या कहते हैं, खुरदरी अंधद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट आज का क्लास। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।